अवेयरनेस सीरीज में आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रैक्टिकल जिम बॉल एक्टिविटीज़ के बारे में। कितनी बार जिम बॉल एक्टिविटीज़ के बारे में बात होती है, इसके बारे में मिथ है, फैक्ट्स हैं। मिथ ये है बच्चे में प्रॉब्लम है जिम बॉल पे कुदा दो, बच्चा हाइपर है जिम बॉल पे जंप करा दो, बच्चा रेस्टलेसनेस उसमें है, रेस्टलेस है, वो सिटिंग इंटॉलरेंस है बच्चे में, जिम बॉल करा दो। और आप लोग अननेसेसरी वीडियोस देख के, जो कि आपके बच्चे में ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी हम क्यों बोलते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो वीडियो देख के और अपने बच्चे को जिम बॉल एक्टिविटीज़ करा देते हैं। इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसा कि कई सारे वीडियो में हमने समझाया कि बच्चा अगर क्या है ना कि रेस्टलेसनेस उसमें है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, स्थिर बैठता नहीं है, मतलब एक तरह से हाइपर एक्टिविटी, वो बेसिक समझ सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन वो रेस्टलेस है, मतलब बेचैन सा तो है वो। उसमें बहुत सारे नॉन टेक लोग जो कि अपना चैनल बना के आजकल मोटिवेशन और ज्ञान बांट रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि बच्चा हाइपर है तो उसको जिम बॉल पे जंप कराओ, वो जंप कराओगे थक जाएगा तो स्थिर बैठेगा। ये सरासर गलत चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट ही उल्टा है। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे वो यही बातें बताएंगे भी, और आप लोग चूंकि इस फील्ड के लिए लेमैन है तो आप लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं कि हो सकता है कि सही ही कह रहा हो। तो जब हमको नहीं कुछ पता होता है ना, तो फिर जो बातें कही जाएंगी सब सही ही लगेंगे। इसलिए अपना क्या होता है ना कि अपना ज्ञान, अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाना चाहिए। अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाएंगे, एक्सपोजर बढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे के लिए क्या सही क्या गलत। आज प्रैक्टिकली कैसे कैसे जिम बॉल को यूज करते हैं, पहले कौन से साइज का बॉल रखते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में आपको समझाते हैं। आप ये देखें, ये एक बॉल है हमारे पास, ये एक जिम बॉल है, पर्पल कलर का है, और ये 85 सेंटीमीटर का बॉल, 85 सेंटीमीटर का बॉल होता है। ये एक आइडियल बॉल है, मतलब इसका साइज आइडियल है कि हर एक बच्चे में यूज किया जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम मतलब कहने का कि ये साइज है ना, तो ये बड़ा बच्चा भी है उसके लिए भी यूज हो जाएगा, छोटा बच्चा है उसके लिए भी यूज हो जाएगा। तो ये 85 सेंटीमीटर एक एवरेज और आइडियल साइज होता है। तो जिम बॉल जब भी आप खरीदें तो साइज का ध्यान जरूर रखें। आप लोग कलर देख लेते हैं और फोटो में तो बड़ा दिखाता है, आप लोग छोटा वाला मंगा लेते हैं। कौन सा 55 जो बॉल आप देख रहे हैं, ये बॉल आप देख रहे हैं ना पिंक कलर का, ये बॉल है 55 सेंटीमीटर का। आपका बच्चा मान लीजिए कि 6 साल या 7 साल का है, इस छोटे बॉल पे वो आ ही नहीं पाएगा, उसका पैर और हाथ जमीन पे सटेगा, तो फिर जिम बॉल पे बैठाने और जिम बॉल की एक्टिविटीज कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो ये जैसे मैंने दिखाया कि 85 सेंटीमीटर, ये आपको दिखाया 55 सेंटीमीटर। अब आपको एक और बॉल हम दिखाते हैं 75। ये बॉल आप देखें, ये बॉल जो है ये 75 सेंटीमीटर में आता है। अब ये साइज दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें हवा कम होने की वजह से ये 85 है, ये 75 सेंटीमीटर बॉल। तो ये दो बॉल आपको हो गए। एक और आता है 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर बॉल आता है, वो एडल्ट लोगों में यूज होता है। और आप लोगों को 95 नहीं लेना चाहिए अगर बच्चा 10 साल से बड़ा नहीं है तो, क्योंकि उस बॉल में क्या होता है ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बच्चे को। हो सकता है कि बच्चा आपसे गिर जाए, वो बहुत बड़ा रहता है तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बच्चा आपसे गिर जाएगा, इसलिए वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो एडल्ट लोगों में, अब एडल्ट लोगों में क्या यूज होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, मसल वगैरह में पेन होना शुरू होता है, बॉडी एक होना शुरू होता है, क्योंकि अब क्या है रहा कि अब प्रोट्रूजन हो रहा है, पेट निकल रहा है, महिलाओं का तो लॉर्डोसिस वगैरह डेवलप करना शुरू होता है। तो इसलिए उनको एक्सरसाइज कराने के लिए, उनकी बॉडी को फिट रखने के लिए, क्योंकि अब घर के बाहर तो निकल नहीं रही है, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए वो बॉल यूज किया जाता है उनको ये करने के लिए। उसके लिए स्किल्ड जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो वो होता है वो 95 सेंटीमीटर बॉल का। अब ये हमने बॉल दिखाई, ये सब देख रहे होंगे आपकी, ये तो सब प्लेन टाइप में बॉल है, ये बॉल सब प्लेन टाइप में है। एक इसी में आता है स्पाइक्स वाला, दिख रहा होगा कांटा कांटा टाइप, इसमें इसको स्पाइक्स बोलते हैं। स्पाइक्स मतलब इसका ये निकला हुआ, नोक निकला हुआ। तो ये स्पाइक्स जो है ना,
ये इसी बॉल पे होते हैं, मतलब जिम बॉल रहेगा 65, 75, 85 सेंटीमीटर, उस पे स्पाइक्स निकले होंगे, वो कांटा 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 पूरा निकला होगा पूरे में। वो सेंसरी स्टिमुलेशन का भी काम करता है। ये स्पाइक्स हम लोग सेंसरी स्टिमुलेशन में यूज करते हैं, हाथ रखवाएंगे, इसको ये करवाएंगे, तो ये यूज करते हैं। बच्चे को उस पर लिटाएंगे और रोलिंग करवाएंगे तो बॉडी में प्रेशर जाएगा उससे, तो वो भी जो स्पाइक्स होते हैं ना, तो वो उसको सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं। तो स्पाइक्स वाला बॉल भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 85 सेंटीमीटर मान लीजिए कि आपने लिया और उसमें स्पाइक्स भी है, तो सेंसरी बॉल का भी काम कर गया और ये इसका भी काम कर गया। तो आप ये करेंगे तो वही ले सकते हैं, क्योंकि क्लिनिक में हम लोग अलग अलग वेराइटीज रखते हैं, सारे तरह के बॉल हम लोग रखते हैं कि अलग अलग यूज है उनका। आप लोग घर पे अब ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते हैं, तो बस एक बॉल आप लोग खरीद सकते हैं जिसमें स्पाइक्स वाला हो, या फिर प्लेन बॉल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने प्लेन बॉल दिखाया, स्पाइक्स वाला बॉल आपको समझाया, साइज हमने 85, 75 और 55 समझाया। 55 रखते हैं, कभी कभार वो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं जो 1.5 साल 2 साल के, उनके लिए ज़्यादा ऊंचा रखा जाएगा, डरेंगे, इसलिए हम लोग क्लिनिक में वो भी रखते हैं। यहाँ तो सारे तरह के बच्चे आते हैं, तो इसलिए। अब एक बॉल और होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा, हम आपको ये बॉल आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीनट बॉल। अब पीनट देखिए मूंगफली की तरह है, बीच में धंसा हुआ, साइड साइड से निकला हुआ, इसलिए इसको पीनट बॉल बोलते हैं। ये भी जिम बॉल है। अब इसका क्या यूज होता है, तो जैसे इन सब बॉल्स का यूज होता है उसी तरह इसका भी यूज होता है। आगे हम प्रैक्टिकल पर्पस बताएंगे। ये हमारा जो बॉल है ये 75 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर के हिसाब से आता है, साइज के हिसाब से आता है। तो ये भी आप लोग ऑनलाइन मिलता है, परचेज कर सकते हैं। तो एक ये बॉल और एक इस तरह का राउंड बॉल था, ये आपको प्लेन में या स्पाइक्स वाला आप ले सकते हैं। 2 तरह के बॉल आपके पास होने चाहिए, एक तो पीनट बॉल और एक ये बॉल। आई बात समझ में, इतना तक क्लियर है। अब क्या होता है ना कि इस बॉल को आप बॉडी प्रेशर देने में इजीली यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इजी ये होता है। इसके अलावा इस पे बैठा के बैलेंसिंग करा सकते हैं, उससे ज़्यादा इजी ये होता है। बच्चा डरता है उस पर, इस पे नहीं डरेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं। अब हम लोग ओवरऑल बातें समझ लिए कि बॉल किस किस तरह के होते हैं और क्या होता है। अब इनका नाम आप जान लीजिए, जैसे इनको फिजियो बॉल भी बोलते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च करना हो तो फिजियो बॉल यूज कर सकते हैं टर्म, या फिर आप इसको जिम बॉल लिख सकते हैं, या फिर आप इसको स्विस बॉल लिख सकते हैं। तीनों होता है यही। अब तीनों चीज़ें आप लिखेंगे गूगल पे लिखेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का आपको लिंक दे देगा, वहाँ आप जाके ले सकते हैं। ये तो हो गई इसके बारे में बात की कितनी वेराइटीज होती हैं, क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, ये सबसे जरूरी है। जिम बॉल लगभग आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग लोगों के पास जिम बॉल होगा, लेकिन उसका यूज, आइडियल यूज कैसे, ये समझना चाहिए। ये एक बॉल हमने लिया, ये बॉल आपके सामने रखा है। बच्चों को हम क्या करते हैं कि पेट के बल लेटाते हैं या फिर पीठ के बल लेटाते हैं, जिसको कि हम सुपाइन बोलते हैं, सुपाइन पोस्चर। ये पेट के बल प्रोन और पीठ के बल सुपाइन पोस्चर, ये 2 पोस्चर्स में हम बच्चों को लेटाते हैं और उनको धीरे धीरे रोलिंग करवाते हैं। धीरे धीरे बच्चों को क्या करते हैं कि आगे पीछे ऐसे, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। ये हो गया रोलिंग। इसमें क्या करते हैं कि साइड बाय साइड भी करते हैं, ये लेटरल साइड, ये लेटरल साइड, ये लेटरल, ये लेटरल, ये लेटरल, ये लेटरल। अब इसमें आगे पीछे नहीं जा रहा, ये ऐसे नहीं जा रहा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। क्यों? इतना तो आपको पता है कि जिम बॉल का यूज जो बच्चों में हम करते हैं बेसिकली बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए करते हैं। तो बैलेंसिंग, सबसे पहले बैलेंसिंग, कि वो बच्चे इस पे आते हैं, वेस्टिबुलर स्टिमिंग अगर बच्चों में है तो क्या करेंगे, हाइट पे डरते हैं, बैलेंसिंग करने से डरते हैं। अब इस पे बच्चे को जैसे ही हम लेटाएंगे वो चिल्लाना रोना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग में बस लेटा के थोड़ा बहुत आगे पीछे रोलिंग करवाते हैं। फिर जब 1 सप्ताह बाद यूज टू हो जाए
तो उसको लेफ्ट राइट जो लेटरली हम मूव कर रहे थे, इधर 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 इधर, जो लेफ्ट राइट मूव कर रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, वो करवाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे को इस पे लेटाया हुआ है तो डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं। ये ऐसे 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 ऐसे, ये आप देख रहे हैं कि जैसे हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं, तो उसके बॉडी को क्या करते हैं कि बॉल के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, मतलब नीचे की तरफ उसको दबा रहे हैं, बॉल उसको ऊपर की तरफ ये कर रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या हो रहा है कि एक तो कंप्रेशन हो रहा है, और स्पाइक्स वाला बॉल आपने लिया तो साथ साथ में स्टिमुलेशन भी हो रहा है, और रोलिंग करवा रहे हैं तो बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन का इंप्रूवमेंट हो रहा है। बैलेंसिंग, पहले तो बैलेंसिंग, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते हैं कि पकड़ हम अपना कम करते हैं। तो बच्चों को जैसे लेटरली आप ले आएंगे तो बस पैर पकड़ के, अगर आप ये कर रहे हैं पैर पकड़ के उनको लेटरली मूव कर रहे हैं ना, तो वो गिरने होंगे, तो अपने आप से वो थोड़ा सा बचना चाहिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को बॉल पे लिया गया है और इसको रोलिंग कराया जा रहा है बॉल पे, बॉल के अगेंस्ट इसको प्रेस भी किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह का कंप्रेशन भी मिलता है, और जिम बॉल पे रोलिंग मतलब कि बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन जो मैंने बताया था वो एक्टिविटी इसको कराई जा रही है। इसमें जेंटली इसको आगे और पीछे की तरफ रोल किया जा रहा है, पीछे जा रहा है फिर आगे लाया जा रहा है, और स्मूथली ले आना है, बच्चे को डराना नहीं। अभी फिर इसको प्रोन पोजीशन में लेटा दिया गया। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेटा के, फिर वैसे ही जैसे हम लोग सुपाइन पोजीशन में करवा रहे थे, अभी प्रोन पोजीशन में आगे पीछे उसको रोलिंग कराया जा रहा है। और इसको आराम से कराते हैं, चादर में लपेटा गया है ताकि वो इधर उधर भागे नहीं और इससे स्थिर रहे। जो भी बच्चे रेस्टलेस होते हैं, जो कोऑपरेट नहीं करते, बॉल पे आने से डरते हैं, उन सबको ऐसे चादर में लपेट के किया जा सकता है इस पे एक्टिविटी। तो इस तरह से चादर में लपेट के करेंगे तो ज़्यादा इजीली बच्चे हैंडल हो पाएंगे। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स, अगर घर में एक ही आदमी अवेलेबल है और ये एक्टिविटी करनी है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है करने में। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से और मूव किया जा रहा है, उसको रोलिंग कराया जा रहा है, थोड़ा फ्रीली छोड़ा जा रहा। तो पहले तो बैलेंसिंग की बात हो रही थी, इसमें बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों डेवलप होता है कि बच्चा अपने आप को बचाएगा भी, फियर का सेंस डेवलप होगा तो थोड़ा थोड़ा बचना चाहेगा और उसको गिरने नहीं दिया जाता है। ये एक्टिविटी खुद से प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, बच्चे को पटक देंगे उसके बाद से वो जिम बॉल पे आना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अभी इसका चादर हटा दिया गया है और जिम बॉल पे इसको प्रोन लेटा दिया गया है। आगे आप पेग बोर्ड रख सकते हैं, कटआउट्स रख सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, किसी भी चीज़ का कटआउट रख के और उसको इंस्ट्रक्शन दें कि ये उठाओ और लगाओ, और वही चीज़ उठा के उसमें वो प्रॉपर लगा ले रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी जिम बॉल पे लेके आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इधर उधर उसका ध्यान नहीं बटेगा, कंसंट्रेट होके उस एक्टिविटी को करेगा। इससे उसका ये होगा कि अगर कलर वाली एक्टिविटीज़ कुछ करा रहे हैं तो कलर सॉर्टिंग होता है, इसके अलावा कलर आइडेंटिफिकेशन होता है, इसके अलावा अभी जो ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए उसको ये करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको धीरे धीरे दिखाते भी जाएंगे। तो इससे कंसंट्रेशन और आई कांटेक्ट इम्प्रूव होता है बच्चे का। तो जिम बॉल पे इतनी सारी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। जैसे देख रहे हैं ये बच्चा अभी एक एक करके वो सारी चीज़ें लगा रहा है, सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, और ये पहले थोड़ा रेस्टलेस रहता था, अभी तो काफ़ी ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी आप भी जिम बॉल पे कर सकते हैं। एक चीज़ जो बिना जाने नहीं करनी चाहिए जिम बॉल पे, वो है कि जिम बॉल वाली जंपिंग जो मैक्सिमम लोग कराते हैं, उनको और पता ही नहीं है, उन्होंने वीडियो में देखा वो जंपिंग वाला, हर जगह वीडियो में उनको दिखाया जा रहा है कि हाइपर एक्टिविटी कराओ, जिम बॉल पे कूदाओ। हाइपर एक्टिव बच्चा है उसको हाइपर एक्टिविटी कराओगे, मतलब कि अगर बीपी हाई है तो उसको फिर बीपी हाई करने वाली चीज़ें दी जाएंगी कि कम। उसी तरह से अगर हाइपर एक्टिविटी है बच्चे की तो उसको हाइपो एक्टिविटी वाली चीज़ें करानी है, तब जाके वो ये होगा ना, उसको स्थिर बैठाने पे ये करना है कि वो रेस्टलेस ना हो, वो हाइपर ना हो, एग्रेसिव ना हो, एक्साइटेड ना हो। और जिम बॉल पे अगर आप जंप कराएंगे या ट्रैम्पोलिन जंप कराएंगे तो वो एक्साइटेड होगा और उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो भी न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स जिन पेशेंट्स में होते हैं, जैसे पार्किंसंस की बात करें या फिर पैरालिसिस के पेशेंट्स की बात करें, ये दो तरह की बात हम करते हैं। एडवांस एजेज में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पार्किंसंस बेसिकली क्या होता है ना कि एडवांस एज के लोगों में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है हमारा, उसकी कमी होने की वजह से
वो होता है बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, रेस्टिंग ट्रेमर बॉडी में, जैसे कि 40-45 साल या 50 साल के बाद के एज में ही जनरली ये होता है। तो क्या होगा, पेशेंट अचानक से बैठा बैठा रहेगा, उसका पूरा बॉडी ऐसे 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 कामना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे पूरा कामना शुरू कर दे, चलते चलते क्या करेगा, वो लड़खड़ा के गिर जाएगा, क्योंकि प्रॉपर बैलेंसिंग वो नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब उनको रिहेबिलिटेट हम करते हैं, जब पुनर्वास में उनको रखा जाता है कि उनको फिर से मेन स्ट्रीम से जोड़ना होता है, तो जो डोपामिन की कमी है, वो न्यूरोलॉजिस्ट तो उसको डोपामिन के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह, दवा वगैरह देते हैं, लीवोडोपा कार्बिडोपा का बेसिकली वो कंपोजिशन दिया जाता है, वो टेस्ट करा के देखा जाता है किसकी कमी है, उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो उसके बाद जब वो रिहेबिलिटेशन में जाएंगे, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल होता है। हम दोनों की बात कर रहे हैं, पैरालिसिस और पार्किंसंस दोनों की। तो उसमें जब पेशेंट आते हैं ना, तो जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, कैमरे में जितना आप आ रहा है उतना आप देख पा रहे हैं। ये जो दीवार आपको दिख रहा है ना, ये सब भी कवर्ड होता है, जैसे नीचे ये मैट लगा हुआ है, उसी तरह कुशन टाइप ये से ये पूरा कवर्ड रखा जाता है उन लोग के लिए। और क्या किया जाता है कि उनको उनका बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए आंख पेशेंट का बंद कर दिया जाता है, उनको खड़ा करा दिया जाता है, और सब ओर से कवर है, सामने से एक आदमी प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहेगा, उनको नहीं पता है कि कोई खड़ा है, और बस उस पेशेंट को हल्का सा हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे पुश करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन ये कर रहा है कि वो उस चीज को अपोज करेगा और बॉडी को बैलेंस करेगा। ब्रेन का काम ही है ना कि प्रोटेक्ट करना, हमारी एक सारा डिसीजन लेना, सही गलत का डिसीजन लेना। हम लोग कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आता कैसे करके अपने को प्राउड फील करते हैं किसी किसी काम में। तो ये डिसीजन सब तो यहीं से होता है ना, हेडक्वार्टर तो यही है। तो ये हेडक्वार्टर क्या करता है ना कि ये जैसे ही कोई इसको पुश करेगा, तो बचने के लिए क्या होगा कि अचानक से ये पीछे की तरफ भागेगा। अब समझ लीजिए कि ये पेशेंट है पार्किंसंस वाला, वो खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है, हमने उसको हल्का सा पुश किया, अब जैसे ही हल्का सा पुश करेंगे वो पीछे की तरफ भागेगा, पुश किया फिर वो पीछे की तरफ भागेगा। मतलब क्या करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका ब्रेन उसको ब्रेन उसका ट्रेन हो रहा है, री एजुकेट हो रहा है कि नहीं नहीं ऐसे ही जाएंगे तो गिर जाएंगे, तो थोड़ा सा उसको अपने आप को बचाता है। फिर जैसे ये करेगा, जैसे हल्का सा धक्का दिया, फिर से वो अपने आप को ऐसे बचाएगा, ये होता है। तो ये होता है, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे री एजुकेशन होता है, और धीरे धीरे पुराने फंक्शन सारे वापस आते हैं। री एजुकेशन मतलब क्या होता है कि फिर से एजुकेट करना, यही होता है रिहेबिलिटेशन में। बच्चों में भी यही सारी चीजें हम करते हैं। तो इन बच्चों को भी क्या करते हैं कि वो आप लोगों को नहीं करना है, जो अगर स्किल्ड एक ये थेरेपिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चों को कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, बच्चे को लेटाया गया और उसको पकड़ा भी नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया, हल्का सा इधर बॉल गिरा दिया गया, वो बचने के लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, फिर उसको रोक लिया गया। तो ये थोड़ा सा फियर का सेंस होगा, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू करेगा। तो ये ही बेसिक फंक्शन होता है हमारा। तो किसी भी सिचुएशन में हम अपनी बॉडी को गिरने नहीं देना चाहते हैं, हम उसको रोक के रखना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, हमारे ब्रेन का फंक्शन है। तो ब्रेन हमको ये करता है, और री एजुकेट होते होते वो उसके बाद से फिर से नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें होती हैं जिम बॉल पे, यही चीज़ें, ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात वो करते हैं, तो बेसिकली हमको डेवलप करना क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात हम जब कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज को हम फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन। तो ये सारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, ये उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। हमको कुछ ठंडी फील अगर हो रही है, तो ठंड फील हो रही है, तो जाहिर सी बात है स्किन पहले फील करेगा। यहाँ के सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स बताएंगे कि भाई बाहर में ठंड है, तो उसके लिए हम लोग स्वेट शर्ट पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, कुछ भी पहनेंगे। अभी आज से महीना दिन पहले, 10-15 दिन पहले तक पूरा जैकेट पहन के रह रहे थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ टेम्परेचर ये हो गया, बढ़ने लगा, तो अब क्या हो रहा है कि स्वेट शर्ट पे आ गए, कुछ दिन के बाद से टी शर्ट पे आ जाएंगे। ये फील कैसे होता है, ये फील होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम ही, हमारा ब्रेन ही, हमारे इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे ये समझाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं। तो एक होता है सेंसरी नर्व का रिसेप्टर। तो सेंसरी, अगर यहाँ हम फूंक रहे हैं तो ये भी हमको फील हो रहा है, अगर कोई चींटी काटे, बिच्छू काटे, तो भी हमको फील होगा। ये सेंसरी नर्व का काम है, और ये तुरंत ब्रेन को जाता है, प्रोसेस होता है, उधर से वापस
मोटर रिएक्शन आता है कि भाई उस वहाँ कुछ नुकसान करने वाला है तो उसको हटाओ या फिर तुम वहाँ से भाग जाओ करके, तो वो मोटर रिएक्शन होता है। तो ये ही प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है कि सेंसरी रिसेप्टर्स मैसेज तो लेते हैं, ब्रेन को भेजते तो हैं, वहाँ से प्रोसेस नहीं हो पाता, इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम होती है। किसी में विजुअल प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी में ऑडिटरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी में वर्बल प्रोसेसिंग नहीं हो पाता, तो ये किसी में ऑल्फैक्टरी इश्यूज होते हैं, किसी में वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर और मैक्सिमम केसेस में यही होते हैं। तो जिम बॉल का भी इसमें काफ़ी बेहतरीन यूज है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इससे आते हैं। और जैसा कि मैंने 1-2 वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि सिर्फ जिम बॉल पे एक 450-500 पेज की बुक है कि जिम बॉल का यूज कैसे करना चाहिए। तो वो बुक कौन आपको समझा पाएगा, उस तरह की चीज़ें कौन, 450-500 पेज इंग्लिश में आप तो समझ नहीं पाएंगे सारे लोग। तो उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट, कोई उसके लिए थेरेपिस्ट होंगे, उसके डॉक्टर होंगे जो कि आपको चीज़ों को आसान भाषा में समझाएंगे, ना कि यूट्यूब के जो फेक ऑटिज्म एक्सपर्ट्स हैं और वो तो नहीं समझा पाएंगे आपको। वो तो कहेंगे कि हाइपर है तो जिम बॉल पे जंप कराओ। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? उपसर्ग, मतलब शब्द से पहले उपसर्ग लग गया तो प्रीफिक्स हो गया, तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो उसका मतलब चेंज होता है। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि सेंट होता है, सेंट SENT, और उसी में AB लगा दें, एब्सेंट हो जाता है, इसका उलट हो जाएगा। यूज मतलब सही प्रयोग, AB लगा दें, एब्यूज। उसी तरह से हाइपर एक्टिव, एक्टिव मतलब फुर्तीला, हाइपर एक्टिव एक्सेस फुर्तीला। हाइपो एक्टिव मतलब कि क्या? कम फुर्तीला। मतलब फुर्तीला होना ये हमारा एक बॉर्डर है, इससे ऊपर जा रहा है तो हाइपर है, इससे नीचे जा रहा है। इसी तरह से अब आपने समझा कि हाइपर एक्टिव अगर कहा जा रहा है तो ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा। और इतना तो आपको पता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब कि अति हर जगह वर्जित है, अति किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब कि अधिक बोलना भी ठीक नहीं है, अधिक चुप रहना भी ठीक नहीं है, अधिक बरसना ठीक नहीं, अधिक धूप ठीक नहीं। सब बैलेंस्ड रहे तो सब चीज़ें सही चलते रहती हैं। तो उसी अति में और अति हम करते जाएंगे। ये जिम बॉल पे जंप कराने पे क्या होता है कि एक्साइटमेंट मिलती है। आप झूला ऊंचा वाला चढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्साइटमेंट होगी। आप कहीं से जंप करेंगे, क्या होगा? एक्साइटमेंट होगी। बच्चों को भी जैसे ही आप जिम बॉल पे जंप कराएंगे, ट्रैम्पोलिन जंप कराएंगे ना, तो उनमें ओवर एक्साइटमेंट होगी और वो खूब एक्साइटेड होकर चिल्लाएंगे। उससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ना कि कम होगी। उल्टा कॉन्सेप्ट लोग क्या सिखाते हैं कि उसको जंप कराओगे तो थक के ही, थकेगा कैसे? अगर आपको हाइपर टेंशन है, मतलब BP हाई है, तो आपको और नमक का घोल पिला दिया जाए कि एकदम पी के थक जाएगा, मतलब वो जाएगा, ब्रेन हेमरेज तक हो जाएगा, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। तो वो ही वाली सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है कि हाइपर है और जंप कराए रहे हैं, कुदाए रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर उसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अभी हमारे पास आए एक पटना ही के हैं उन लोग, लेकिन उन लोग केरला में 1.5 साल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, 1.25 साल से। उसके बाद हमारे पास आए बच्चे में रेस्टलेसनेस है, सिटिंग इंटॉलरेंस है, और उन लोग क्या कर रहे थे कि हमने पूछा कि आप जिम बॉल जंप कराते हैं? हाँ खूब कराते हैं। ट्रैम्पोलिन जंप कराते हैं? हाँ बहुत बढ़िया से कराते हैं। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही कराना है। फिर बाद में हमने समझाया कि क्यों नहीं कराना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि बिना जाने नहीं करना। और मैंने पूछा कि आपने जहाँ थेरेपी आप करा रहे थे, जहाँ भी करा रहे थे, आपने एक बार उन लोगों से पूछा कि जिम बॉल पे जंप कराना कि नहीं कराना? बोले कि नहीं, हमने देखा कि उन लोग करा रहे हैं, तो हो सकता है कि उन लोग जंप नहीं करा रहे हैं, रोलिंग करवा रहे हैं। रोलिंग कराना है लेकिन जंपिंग नहीं करवाना। तो ये बात आप लोग समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी बात कि क्या नहीं करना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या करने से। और अगर बच्चे को ठीक करना है ना, तो फिर जैसे जैसे हम समझाते हैं अक्षरशः उस बात को अगर मान लें आप, उसका अनुसरण कर लें, उसको फॉलो कर लें, तो आपके बच्चे ठीक होंगे। और नहीं तो फिर क्या है कि अब
सारी दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चों का इलाज चल रहा है, लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको के ऑटिज्म के प्रॉब्लम्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सब हमारे पास तो आ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। बस वही है कि लक वाली बात है कि कहीं ढंग के सेंटर पे चले गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सही चीज़ें जानने का तो समय है नहीं। आपको बस कहीं से वीडियो दिख गया उसको कॉपी कर देना है। कॉपी नहीं करना होता है। बच्चों के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेशल किड है, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको नॉर्मल करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान होता है। सबसे पहले किसी भी डिजॉर्डर्स की रिकवरी इस बात पे डिपेंड करती है कि सीवियरिटी कितनी है। तो मान लीजिए कि ऑटिज्म मान लें तो ग्रेड 1, 2, 3 में आता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है, सबसे पहला ये। दूसरी चीज कि आप किनके पास जा रहे हैं, जिनके पास आप जा रहे हैं वो सही में स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, वो आपके बच्चे को ये कर सकते हैं, आपको कंडीशन समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते। अगर नहीं समझा सकते हैं तो एलिजिबल नहीं है वो कितना पढ़ के आए हैं, वो मंगल ग्रह से पढ़ के आए हैं, चांद से पढ़ के आए हैं, मतलब नहीं है। वो सही से चीज़ें समझा नहीं पा रहे, मतलब कि उनको भले उन्होंने कितना भी पढ़ा वो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आप जागरूक बनिए, उनसे सवाल कीजिए। हमारे पास एक आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यही पटना ही के हैं, लेकिन उन लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़े हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो हमारे साथ जुड़े हैं। वो कल सेशन में वो फ्रस्ट्रेटेड थे, इमोशनल थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे बच्चे को लेके। वो कहीं और भी थेरेपी सेंटर लेके जा रहे थे, हमारे साथ तो ऑनलाइन में जुड़े हैं, कहीं और लेके जा रहे थे। वहाँ बोले कि इतने दिन से हम कुछ नहीं देखे, एक दिन घुस के देखे तो लगा कि बस ऐसे ही किसी किसी को पकड़ के लाकर रख दिया है, ना कोई क्लास मेंटेन है, ना कोई स्टैंडर्ड है, ना कुछ है। सब पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं बता पा रहा है। और फिर हम लोग तो बस पेरेंट्स हैं, क्या ही किसी झगड़ा करेंगे, हम लोग तो मजबूरी में हैं। ये कर, आपका हक है सही चीज़ों को जानना, सही चीज़ों पे आपको प्रोटेक्ट, आपको ये करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इन बातों को समझें, नहीं समझ में, और ये लास्ट वाली बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लें सब लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटर पे आप जा रहे हैं, अगर पहले महीने से इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं हो रही, मतलब कि आप गलत जगह पे हैं और वो जगह आपको तत्काल छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर सामने वाले से आप पूछ रहे हैं वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो स्किल्ड नहीं है, किसी के बड़े डॉक्टर के नाम पे सेंटर चल रहा होगा लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, वो जगह तत्काल छोड़ दें। तीसरी बात कि अगर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही, कि आपको ट्रांसपेरेंट मतलब ये होगा कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्या हो रहा वो बताया नहीं जा रहा, बीच में डॉक्टर मिल नहीं रहे, आपको समझा नहीं रहे कि आपके बच्चे में ये चीज़ें चल रही हैं, आगे ये चलेंगी, घर पे क्या कैसा है, अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो मतलब कि आपको वो जगह तत्काल छोड़ देनी। अब आप बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हो रहते हैं कि एक जगह जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इतने दिन से जा रहे हैं, व्यवहार बन गया, इतने सारे लोगों से भाई बहन वाला रिश्ता बन गया, बहुत तरह का रिश्ता बन गया, तो ये वाला चीज़ हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है ना कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप रिश्ता बनाने कहीं सेंटर पे नहीं जा रहे हैं, कहीं थेरेपी सेंटर में नहीं जा रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए जा रहे हैं, तो उस बात को फोकस करें। और लगता है कि अगर यहाँ छोड़ दिए तो कहाँ जाएंगे, तो जिन लोगों के लिए हमने सारे लोगों को बोला है कि अगर आप जॉब में हैं, ये कहीं भी बिजी हैं, समय नहीं है, कहीं दूर दराज सेंटर है, आप बच्चे को लेके नहीं जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन सेशन हमारा है। हमारे ऑनलाइन सेशन में आप देश दुनिया कहीं से भी जुड़ सकते हैं। आप हिंदी भाषी हैं तो हमारी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, बच्चे का असेसमेंट कराएंगे, उसके बाद से हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। आप घर से सारी चीज़ें सीखें, समझें और बच्चे को आप घर से ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। जिन लोगों को जुड़ना है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक बात हमेशा कहेंगे कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो कई सारे लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।